हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 15th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो एथिक्स वीडियोज हैं वो आपको ही पता है पूरी तरीके से अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपको एथिक्स से रिलेटेड कोर्सेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, यू कैन विजिट टू दैट कोर्सेस इन द प्लेलिस्ट एंड एक्सेस टू दैट वीडियोज। बिकॉज आपको ही पता है एथिक्स के लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं एंड इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो एथिक्स के लेक्चर सीरीज है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाए एंड बाकी अदर लेक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं। लेकिन एथिक्स की बात करें तो वो लेक्चर सीरीज आपको नहीं मिलते हैं एंड जो एथिक्स की वीडियोज है वो कहीं ना कहीं टू द पॉइंट है और काफी कम समय में लगभग 20-30 घंटे की लेक्चर सीरीज होगी। आपके पूरे एथिक्स के वीडियोज कवर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको लिखने के लिए जो पॉइंटर्स हैं वो आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने एथिक्स की वीडियोज को नहीं देखा है, यू कैन गो इट टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सेंटर कंस्टिट्यूट्स केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। आपको ही पता है मैंने 2-3 आर्टिकल केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट की बात कही थी। इसके तहत जो आपके 2 रिवर है, केन है, बेतवा है, दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका बेतवा रिवर और ये है आपका केन रिवर और ये है आपका यमुना रिवर। ठीक है, तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग के तहत दोनों रिवर को ज्वाइन किया जाएगा एक दूसरे से। और जो आपके केन रिवर है वो वाटर सरप्लस रिवर है और जो आपके बेतवा रिवर है वो वाटर डेफिशिट है। तो जो एक्सेस वाटर है फ्रॉम द केन उसको डाइवर्ट किया जाएगा टू द बेतवा रिवर वाया इंटरलिंकिंग। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस निकल कर आएगा, आप आराम से इसको समझ सकते हो। पहली बात तो ये जो बुंदेलखंड रीजन है जो कि काफी सूखा वाला रीजन होता है, आपको ही पता है, बार बार न्यूज में आती है, तो इनको अच्छे से वाटर फैसिलिटी मिल जाएंगी, है ना, ड्रिंकिंग के लिए वाटर मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस रीजन में एग्रीकल्चर जो होती है उसके लिए पानी की भी जरूरत होगी, तो आराम से इस कैनाल के माध्यम से जो वाटर एसेसिबिलिटी है फॉर इरिगेशन पर्पसेस वो भी हासिल हो जाएंगी। तो एक तीर से मल्टीपल निशाने यहां से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सिग्निफिकेंस है बेसिकली, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कंटेक्स्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स या सर्विसेज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। वाटर के भी टॉपिक में ये आपका कवर हो जाएगा बिकॉज इट एड्रेसेस मल्टीपल चैलेंजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने KBLPA यानी कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की है एंड नेशनल स्टीयरिंग कमिटी भी कंस्टिट्यूट की है सो दैट जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है फॉर दीज 2 रिवर्स उसको फैसिलिटेट किया जा सके। और ये जो आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है इसको कंस्टिट्यूट किया जा रहा है एज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी उसके अंतर्गत है आपका KBLPA। और KBLPA में जो मेंबर्स होंगे बेसिकली सेक्रेटरीज होंगे फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इन सब मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज होंगे वो एज ए मेंबर होंगे इस KBLPA के। अच्छे से याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। और जो भी सेंट्रल फंड्स आएगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो आपका KBLPA के माध्यम से बेसिकली खर्च की जाएंगी। तो ऑल द सेंट्रल फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट विल बी रोटेड थ्रू KBLPA। एंड अगर हम बात करें स्टीयरिंग कमिटी तो ये चेयर किया जाएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री सेक्रेटरी के द्वारा। याद रखना है, जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा नहीं, जल शक्ति मिनिस्ट्री सेक्रेटरी के द्वारा। एंड फंक्शन क्या हो गए स्टीयरिंग कमिटी के, तो काफी डाइवर्स फंक्शन है। पहली बात तो जो फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, बायलॉज हैं, एज वेल एज नॉर्म्स जो होने वाले हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी की, उन सब को ये अप्रूव करेगा।
साथ ही साथ जो एनुअल बजट एलोकेट किए जाएंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सब को अप्रूव भी करेंगे और एग्जामिन भी करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टीयरिंग कमिटी को दी गई है। अलॉन्ग विथ अगर कोई ऑपरेशनल इश्यूज आती हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। एंड एक और सिग्निफिकेंस इन द प्रीलिम्स जो आ सकती है वो ये है कि एटलीस्ट इसको 2 बार 1 साल में मीट करना होगा, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेशन वो है आपका 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि मिनिमम 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स होने चाहिए फॉर द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। कोरम आपने पार्लियामेंट के लिए भी पढ़ा होगा। आप बताओ कि सेशन को स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम कोरम की जरूरत है वो क्या है। यहाँ पर तो आपका 2/3 है, लेकिन पार्लियामेंट के लिए क्या है? यस, आपने सही सोचा, 1/10 है ना। जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो 1/10 ऑफ 552, तो लगभग आपका 55 मेंबर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से राज्यसभा के लिए भी कोरम होता है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। और अगर हम बात करें केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की तो इसका बेसिक एम क्या है, मैंने आपको बताया कि जो वाटर सरप्लस केन रिवर है उस वाटर को ट्रांसफर करना है वाटर डेफिसिट रिवर में, यानी कि बेतवा रिवर में, और मैप के माध्यम से हमने आपको समझाया भी। और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो वाटर स्कैर्सिटी की जो समस्या है खासकर बुंदेलखंड रीजन में जो बार बार आप न्यूज में सुनते रहते होगे उसको एड्रेस करने की, एज वेल एज जो एमपी एंड उत्तर प्रदेश का इलाका है वो भी बेनिफिट होगा। इरिगेशन पर्पस और ज़्यादा मजबूत होगी एंड जो फार्मर्स होंगे उनको वाटर अवेलेबिलिटी इजिली मिल जाएंगी। और आपको ही पता है मॉनसून अपना एक नया रूप ले रहा है जहां पर प्रोडिक्शन उसकी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, और चूंकि ये इंटीरियर में लाई करती हैं ये जो रीजन है आपका, इसीलिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है वाया मॉनसून वो भी कहीं ना कहीं कम ही होती है। इसलिए ऐसे में ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर है एंड जो एसोसिएटेड इरिगेशन बेनिफिट्स होने वाली हैं इट विल डेफिनेटली हेल्प द फार्मर्स एज वेल। तो ये हमने डिस्कस किया। तो ये अच्छे से याद रखना, ये जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है एमपी एंड यूपी को बेनिफिट करेगा, ठीक है। एंड कंसर्न्स क्या क्या चिंताएं हैं, तो दौधाम डैम आपने सुना होगा इसी केन रिवर पर बनाया जा रहा है, और ये जो डैम है इसके कारण जो 7.6% एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का उसको खोना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो तो किसके लिए गड़बड़ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया श्रिंक हो जाएंगे 7.6% से अगर ये डैम बन जाती है तो। वैसे भी आपको पता है सबसे बड़ा कंसर्न जो देखने को मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए वो है आपका हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस यानी कि एरिया श्रिंकेज हो जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे अगर एरिया श्रिंकेज होगा तो जो एसेसिबिलिटी है टाइगर्स की वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और वैसे में वो अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आ सकते हैं और इसके कारण एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स निकल कर आ ही जाते हैं। दौधाम डैम याद रखना है केन रिवर पर बनाया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स की केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट होगा जो लीड किया जा रहा है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, और इसको नेशनल प्रोजेक्ट का टैग मिला हुआ है। याद रखना है नेशनल प्रोजेक्ट का टैग मिला हुआ है। और जब भी हम बात करते हैं डैम की तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। अब इसको नेशनल प्रोजेक्ट का टैग मिला है तो यहाँ पर जो फोकस है वो कौन कर रहा है इस डैम को बनाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। एंड वी हैव द ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ 5 अदर रिवर लिंक्स, यानी कि आने वाले समय में अन्य इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जिसकी प्रपोजल तो अप्रूव हो चुकी है लेकिन अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कौन कौन से हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। दमन गंगा पिंजल को इंटरकनेक्ट करना है, पार टापी नर्मदा को कनेक्ट करना है, गोदावरी कृष्णा को कनेक्ट करना है, कृष्णा पेन्नार
पेन्नार, कावेरी, इन सबको कनेक्ट करना है। मैंने रिवर के एक सेपरेट से क्लास लिए हुए है। आईएएस स्कोर का आई थिंक कि वो पीडीएफ था, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ही आपको ये बताया था और क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि आखिरकार सर्टेन इंटरनेशनल रिवर से उसके सोर्स कहाँ है और माउथ कहाँ है, तो उस हिसाब से आप फिर से उसे रेफर कर सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिटेल से डिस्कस किया है। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। सेंटर रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल सेस फॉर क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 7.5% टू 5%। आपको पता होगा कि जो क्रूड पाम ऑयल है, भारत में इसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो बहुत कम है। दैट्स वाई हम इसे भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं और इसी कारण जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता भी है। तो ये तो मैंने बेसिक कंसर्न्स की बात करी, बेसिक्स जो नॉलेज है उसके बारे में बात की। न्यूज यही है कि जो एग्रीकल्चरल सेस है, सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं इसको, उसको कम किया गया है। पहले ये 7.5% लगता था, अब ये 5% लगेगा। अब किया क्यों गया है इसे कम, उससे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स इसके अंतर्गत आएगी। तो इसे कम इसलिए किया गया है बिकॉज जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल्स यानी कि जो हम सब्जियों सब में इस्तेमाल करते, खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते, वो एडिबल ऑयल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल है इसके प्राइसेस में इजाफा आ गई है। तो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ आने वाले समय में डोमेस्टिक एडिबल ऑयल के प्राइसेस ना बढ़े, बिकॉज ये सब प्राइसेस आपको ही पता है ग्लोबल लेवल पर जो प्राइसेस चल रही होती है उससे प्रभावित होती है, तो उसका असर ना पड़े इसलिए ये स्टेप ली गई है। और ये बेनिफिट किसको करेगी, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगी, बिकॉज कम टैक्स देना पड़ेगा, एंड कम टैक्स देना पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये जो आपके डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बातें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस क्या है। सेस क्या है, सेस की अगर हम बात करें तो इट इज ए टैक्स ऑन टैक्स, और जनरली ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट की जाती हैं, और जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट की जाएंगी उसका नाम मेंशन कर दिया जाता है। जैसे आपने जीएसटी कंपनसेशन सेस देखा होगा, तो आप देख सकते हो नाम भी इसमें मेंशन है कि ये जो सेस कलेक्ट की जा रही है वो बेसिकली जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो स्टेट को देना है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, बेसिकली ये जो सेस कलेक्ट होंगी वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाएंगी। तो एक प्रकार से ये टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है जब भी किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। तो एंड अगर हम बात करें सर्टेन फैक्ट्स की ऑन द एडिबल ऑयल, तो ये अच्छे से याद रखना, यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जनरली ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि जो एडिबल ऑयल है ये भारत की थर्ड मोस्ट हाई वैल्यू इंपोर्ट है क्रूड ऑयल एंड गोल्ड के बाद। तो आप समझ सकते हो काफी भारी मात्रा में कहीं ना कहीं हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल को। और इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स तो भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एंड आप देख सकते हो लगभग 2/3 ऑफ आवर डोमेस्टिक डिमांड यानी कि अप्रोक्स 67% जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो इंपोर्ट से मीट होती है, जिसके कारण हमें हर साल $10 बिलियन का कॉस्ट आता है। और आप समझ सकते हो सारी जो एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे देश में अवेलेबल है कि हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन खामियों के कारण, चाहे वो आप एग्रीकल्चर पैटर्न जो हमारे देश में फॉलो की जाती है लाइक व्हीट एंड राइस का डोमिनेंस है, अलोंग विथ जो एमएसपी गारंटी है आपको ही पता है इन सब पर नहीं मिलती है। व्हीट एंड राइस पर तो एमएसपी दे दी जाती है, प्रोक्यूर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन सब पर भले ही एमएसपी डिक्लेयर कर दी जाए लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्यूर नहीं किया जाता है। तो ये दूसरा कंसर्न होता है जिसके कारण जो फार्मर्स है वो
इन सब के प्रोडक्शन में इंगेज नहीं होना चाहते। तो इसका परिणाम क्या निकल कर आता है कि हमें अपने डिमांड को इंपोर्ट से फुलफिल करना पड़ता है, जिसके कारण लगभग $10 बिलियन का खर्च आता है। और आप समझ सकते हो $10 बिलियन का इंपोर्ट बिल काफी बड़ा अमाउंट होता है। एंड ये जो हम वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे पाम ऑयल आ गया, या फिर मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड ऑयल, या फिर शीसेम ऑयल, ये सब आ जाते हैं। लेकिन ये अच्छे से याद रखना है, इन सब वेजिटेबल ऑयल्स में जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है 70% है। तो इवन इन द वेजिटेबल ऑयल्स जो मेजर शेयर है वेजिटेबल ऑयल के इंपोर्ट का, वो है आपका पाम ऑयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड अब जो डिमांड है पाम ऑयल की इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों भारत इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है पाम ऑयल का? तो पहली बात तो ये कि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने के कारण 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो प्राइसेस कम पड़ती हैं इनकी, साथ ही साथ ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अलोंग विथ इसकी ब्लेंडिंग की जा सकती है, इसको अन्य ऑयल से मिक्सअप किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर कुकिंग। ब्लेंडिंग मतलब आप समझती हो मिक्स कर देना। जैसे ये जो आपका पाम ऑयल है उसको मस्टर्ड ऑयल से ब्लेंड कर सकते हैं, कोकोनट से मिक्स कर सकते हैं, ग्राउंड नट या फिर सीसम। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं पाम ऑयल के डिमांड को इन इंडिया। एंड इंडिया अप्रोक्स 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन जो पाम ऑयल का होता है उसको कंज्यूम करता है। तो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजम्पशन के टर्म्स में भारत है ही है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के मामले में भी लगभग अच्छा खासा शेयर है। टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन जो पाम ऑयल का होता है उसका 10% कंट्रीब्यूशन भारत करता है। हम बात करते हैं कि इंपोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इंपोर्ट्स की जरूरत इसलिए पड़ती है डिस्पाइट कि जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है, खासकर जो पाम ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं, 10% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में। लेकिन जो डिमांड है एडिबल ऑयल्स की वो सिग्निफिकेंटली हायर है देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिकॉज पॉपुलेशन है और डिपेंडेंसी ऑन द एडिबल ऑयल इज वेरी मच हाई, जिस कारण हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होने पड़ते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। बट हाँ, कुछ सर्टेन स्कीम जो चलाई जाती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। वी हैव द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, एंड वी हैव द ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आप समझ सकते हैं ये सब स्कीम क्यों चला जा रही है, सो दैट हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सके। बिकॉज इसके कारण $10 बिलियन हमें खर्च करने पड़ते हैं, हमारे इंपोर्ट बिल में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। यही $10 बिलियन में से लेट से कि $8 बिलियन ही अगर बचाए जा सकते हैं बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट इज योर इंक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, MSP बढ़ा दो। एंड नेक्स्ट इज योर बफर स्टॉक क्रिएट कर दिए जाए ऑयल सीड्स के लिए कि अगर प्राइस में इजाफा हो तो ये बफर स्टॉक उस प्राइस को कंट्रोल करने में मदद कर सके। अलोंग विथ क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, ये सब कुछ स्कीम चलाई जाती है। सो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया टू एक्सटेंड जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज टू नेबर कंट्रीज। अब ये जीनोमिक्स क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, उसे समझना बेहद ही जरूरी है, तभी जाके आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आएगा। तो सिलेबस की तरफ पहले मूव करते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी इसमें कवर होगी। तो सबसे पहली बात तो हम सेल को समझते हैं। आपको पता है वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल की अगर हम बात करें तो सेल के हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे। सेल के जैसे ही अंदर हम गए तो वहां पर हमें न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस के भी अंदर हम जाएंगे तो वहां पर हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम के भी अंदर हम गए तो आपको DNA मिलेगा एंड न्यूक्लियोसोम मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आपका न्यूक्लियोसोम, और इस न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है आपका DNA, है ना। तो DNA इज फाउंड इन द क्रोमोसोम, एंड जब DNA को हम इलोंगेट करेंगे, DNA के अंतर्गत हम जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये सर्टेन पैटर्न।
ये जो आप देख रहे हो रेड ग्रीन ब्लू येलो कलर में, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये बेसिकली आपका बेस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बेस ऑर्डर इज योर ग्यूनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, ये सब आपके बेस ऑर्डर है, ठीक है। और ये डीएनए होता क्या है, तो सारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपका कैरी करता है। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट सोर्स जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारी चीजें, चाहे वो आपका पेरेंटियल आइडेंटिफिकेशन along with नेचर, along with कि भविष्य में आपको किस प्रकार की डिजीज हो सकती है, ये सब भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसीलिए डीएनए सीक्वेंसिंग या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आने वाले समय में अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको भविष्य में बीमारी हो सकती है तो फिर पहले ही पता लगाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट है जीनोम सीक्वेंसिंग की। और जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि वायरस, बैक्टीरिया सब के लिए भी होती है, सो दैट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाया जा सके। एंड वंस द कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन डिटरमाइंड, तो हम एक्शन ले सकते हैं, हम वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ सकते हैं। जैसे कोविड-19 आया तो इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि इसका कैरेक्टर है क्या। बेस्ड ऑन दैट हम इसको डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, हम इसके खिलाफ दवाई बना सकते हैं, एज वेल एज अदर जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का, अगर हम बात करें बेसिक टर्म्स में। तो भारत जो जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज है उसको एक्सटेंड करेगा नेबरिंग कंट्रीज को। तो ये डिसीजन बेसिकली आपका कोविड-19 ग्लोबल एक्शन मीटिंग के दौरान ली गई, जहां पर भारत ने अनाउंस किया है कि जो इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम नेटवर्क है, यानी कि INSACOG नेटवर्क, ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ लैबोरेटरीज है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती है। तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ, नेबरहुड में भी। और ये जो आपका कंसोर्टियम है INSACOG, ये बेसिकली इसके अंतर्गत 38 लैबोरेटरीज आ जाती हैं। और ये जो लैबोरेटरीज हैं मॉनिटर करती है जो भी जीनोमिक वेरिएशंस हो रहे हैं SARS-CoV-2 में। इतने सारे वेरिएशंस हो चुके हैं, इन सारे के सारे वेरिएशंस को मॉनिटर करने का काम ये लैबोरेटरीज करती हैं। और ये जो आपका कंसोर्टियम है इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, along with Council for Scientific and Industrial Research and Indian Council of Medical Research के द्वारा। एंड ये जो डिसीजन लिया गया है जिसके तहत ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज है नेबरहुड कंट्रीज को एक्सटेंड की गई हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन कोविड-19 ग्लोबल एक्शन प्लान। और ये जो आपका ग्लोबल एक्शन प्लान है इसको अच्छे समझना है, इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। ये फोकस करेगा कि कैसे हम ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले सके टू डील विद द कोविड-19 रिस्पॉन्स। कैसे, तो जैसे वैक्सीनेशन, डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत किया जाए, हेल्थ केयर वर्कर्स को समर्थन या सपोर्ट किया जाए। और ये जो आपका GAP है ग्लोबल एक्शन प्लान, इसको क्वाड के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वाड आपको पता है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज जिसमें आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA आ जाते हैं, है ना। इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ये। एंड जीनोम सीक्वेंसिंग की बात तो मैंने कर ली। इसके तहत ऑर्डर ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑर्डर या फिर बेसिस को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी जीनोम में। और जो ऑर्डर होते हैं वो आपको पता है 4 टाइप के हो सकते हैं, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन, थेमाइन, जो ऑर्गेनिज्म के DNA को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑर्डर है ना, लाल पीला हरा। एंड जीनोम की अगर हम बात करें तो ये आपका कंप्लीट सेट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एंड प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन क्या है। तो पहली बात तो जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में लेट्स से कि किसी प्रकार की डिजीज जो अगर हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इन द जीनोम सीक्वेंसिंग, तो हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको टाइमली मैनर में ठीक कर सकते हैं, सो दैट बाद में वो परेशानियां डिजीज के कारण न आए। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी कि कैसे वायरस स्प्रेड होते हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन दैट
हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ जेनेटिक म्यूटेशंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं जो कोविड-19 कितनी बार म्यूटेट हो चुका है, तो जेनेटिक म्यूटेशंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम एक्शन भी ले सकते हैं कि लेट्स से अगर वायरस म्यूटेट कर रही है तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी दवाई या फिर जो भी वैक्सीन है उसको बदल सकते हैं। अलॉन्ग विथ रिवीलिंग पॉपुलेशन लेवल प्रीडिस्पोजिशंस टू डिजीज, तो जीनोम सीक्वेंसिंग लेट्स से कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया की अगर पूरे पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई, तो इससे एक बात तो ये निकल कर आएगी कि आखिरकार जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है किस डिजीज से ज्यादा वल्नरेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट सर्टेन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इनिशिएट किए जा सकते हैं टू डील विद दैट डिजीज। एंड वेरियस अदर इनिशिएटिव जो ली गई हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, वो है आपका इंडिया जीन प्रोग्राम जो कंडक्ट की गई थी, मैंने आपको बताया जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, एंड वे द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चला रही है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पार्लियामेंट्री पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स। तो मैंने आपको बताया कि अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है वो वेरियस रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं और इसमें इन्होंने एजुकेशन ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में कुछ रिफॉर्म्स की सजेशन की है। तो ये आपका साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट में कवर हो जाएगा आसानी से, तो वी विल डील विद दैट। तो आप देख सकते हो कहाँ गया भाई साहब, हाँ, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म। तो जो कमिटी की रिकमेंडेशन है वो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मैच खाती है, जो दोनों साफ साफ कहती है कि आर्ट्स को इंटीग्रेट करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर हम आर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं एजुकेशन सिस्टम में तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेंस। ठीक है, तो एक तो वाइब्रेंट एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, हम आर्ट्स के माध्यम से लर्न कर सकते हैं, आर्ट्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आर्ट्स में आपका क्या हो सकता है, डांस, म्यूजिक, ये सब आपके आ जाते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा एवरी स्टूडेंट का, कॉग्निटिव थिंकिंग, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर थिंकिंग, ये सब में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और अच्छे से होगा, जो कि रिक्वायर्ड होती है ह्यूमन माइंड के लिए। साथ ही साथ जब भी हम आर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, फोकस करते हैं, तो इससे बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है, सोचने समझने की जो क्षमता है, एक्सप्रेस करने की क्षमता है, कम्युनिकेट करने की क्षमता है, चीजों को विजुअलाइज करने की क्षमता है, क्रिएटिविटी की क्षमता है, वो सब में इजाफा होता है और वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, डाइवर्जेंट क्रिटिकल सॉल्यूशन ला सकते हैं किसी भी चैलेंजेस को लेकर। बिकॉज ये सब एक प्रकार से हमारी जो थिंकिंग है उसको इनहांस करता है, और जितनी ज्यादा एक प्रकार से डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होगा उतना हम अच्छे सॉल्यूशन पर आ सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट की एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द कल्चर हेरिटेज एज ए नेशनल ट्रेजर, उसमें भी मदद करेगा, बिकॉज जो आर्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे नेशनल ट्रेजर को एज ए कल्चरल हेरिटेज, एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल टू द सेंसरी एंड अदर स्किल्स स्पेसिफिकली फॉर द दिव्यांगजन चिल्ड्रेन, जिसके कारण वो मेन स्ट्रीम में आसानी से बहुत ही जल्द से उनका इंक्लूजन हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो दिव्यांगजन चिल्ड्रन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है फाइन आर्ट्स के माध्यम से लर्निंग करना, बिकॉज वो जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगी। मैंने आपको बताया क्या की रिकमेंडेशन है। तो पहली बात तो कंपलसरी आर्ट एजुकेशन कर दी जाए टिल क्लास 10, एंड आर्ट एजुकेशन इसमें आपका म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर ये सब हो, और स्पेशल इम्फेसिस हो इंडियन फोक आर्ट्स पर, लोकल ट्रेडिशंस पर, जैसे फोक टेल्स यानी कि वहाँ की जो लोकल कहानियां हैं, स्टोरीज है, प्ले है, पेंटिंग्स है, वो सब सुनाई जाए, दिखाई जाए और पार्टिसिपेट करवाई जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो विच इज डेडिकेटेड टू द आर्ट, जिसमें रीजनल सेंटर्स हो सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर एट प्रोमिनेंट आर्ट कल्चरल लोकेशन। एंड साथ ही साथ ऑल इंडिया रेगुलेटरी बॉडी की भी बात कही गई है फॉर द आर्ट्स एजुकेशन विच विल बी सिमिलर टू द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड मैसिव पब्लिक कैंपेन चलाई जाए टू प्रमोट आर्ट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर, द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। और इतना तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक परिणाम है, भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। क्यों? बिकॉज
मानसून पर हमारे फार्मर्स डिपेंडेंट है एंड मानसून्स कहीं ना कहीं वो अनडिपेंडेंट है हमारे फार्मर्स के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि मानसून जो इरेटिक हो चुकी है, कब आएगी कब जाएगी कोई ठिकाना नहीं। और ऐसे में जो हमारे भारतीय किसान है जो कि मानसून पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और कुछ भी चेंजेस आती हैं मानसून पैटर्न में, डिले आता है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मानसून पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन मानसून कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। अलोंग विथ इंडिया का वास्ट कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन के अलोंग भी खेती अगर की जाती है तो आप समझ सकते हो कि साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, विंड सर्जेज, ये सब भी कहीं ना कहीं जो कोस्टल एग्रीकल्चर है उसको भी प्रभावित करती है। अलोंग विथ वॉट, जो आपके क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वाटर बॉडीज का, उसके कारण भी जो बायोडाइवर्सिटी है, फिशरीज सेक्टर है, वो भी प्रभावित हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल सेक्टर में इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो ये बातें हैं। तो जो डाटा है फ्रॉम द गवर्नमेंट रिप्लाईज, तो एक डाटा जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है ऑन द क्रॉप लॉस एंड डैमेज इन द रिसेंट ईयर जो देखने को मिले हैं, इसमें ये साफ साफ निकल कर आ रही है कि जो 36 मिलियन हेक्टेयर जो फार्म लैंड की हैं वो अफेक्ट हुई है ड्यू टू द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलामिटी, जैसे आपका हैवी रेन्स, फ्लड्स सिंस 2016 के बाद से लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड प्रभावित हुआ है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कैलामिटीज के कारण, जिसमें आपके हैवी रेन्स या फ्लड सब आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं इसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 29,939 करोड़ का लॉस फार्मर्स को हुआ है। तो ये तो हमने डिस्कस किया, आई थिंक सिलेबस हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 5 है क्या? तो ये है आपका आर्टिकल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसका इम्पैक्ट तो आपका एग्रीकल्चर पर दिख ही रहा है। तो ये हमने कुछ डाटा की बात करी कि हाँ भाई साहब सच में काफी बुरा प्रभाव भारतीय एग्रीकल्चर पर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। अब इन बात करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। तो पहली बात तो यही कि जो ईल्ड है यानी कि प्रोडक्शन वो कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है? बार बार फ्लड आना, बार बार ड्राउट आना, तो इसके कारण ईल्ड्स कम हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की बात करें तो वर्ल्ड ऑलरेडी लगभग 4% ऑफ पोटेंशियल क्रॉप लूज कर रही है, एज वेल एज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को लूज कर रही है। इट इज ऑल थैंक्स टू द डिजास्टर। तो ये आप देख सकते हो, डाटा भी मैंने दे दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिशरीज को अफेक्ट कर रहा है। क्यों फिशरीज को अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज वाटर टेम्परेचर में बदलाव आ रही है, जिसके कारण जो वाटर बॉडीज है वो इन्वेसिव स्पीसीज के शिकार में आ जा रही है, और इसके कारण जो नेटिव स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं श्रिंक होती जा रही है। एंड नेक्स्ट इज योर लाइव स्टॉक। तो क्लाइमेट चेंज के कारण लाइव स्टॉक पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली पड़े इनडायरेक्टली पड़े। डायरेक्टली लेट्स से कि हीट स्ट्रेस, और आपको पता है लाइव स्टॉक जो है हीट स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, हम लोग नहीं झेल पाते हैं, है ना। एंड इनडायरेक्टली और क्या होगा कि जो ये क्रॉप यील्ड है वो कम होंगी, तो लाइव स्टॉक के लिए भी जो क्रॉप अवेलेबल होंगी वो भी कम हो जाएंगी, जिसके कारण उनके फूड सप्लाई में कमी आएंगी। तो लाइव स्टॉक भी अपना जो क्वालिटी फूड है वो नहीं एसेस कर पाएंगी। एंड नेक्स्ट इज योर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है ड्यू टू द क्रॉप लॉस। जो रिड्यूस यील्ड हुआ उसके कारण जो डिमांड वो थोड़ी ना कम हो जाएंगी। तो जब डिमांड कम नहीं होगा लेकिन सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड इतना ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के डाटा के अनुसार चले तो आप देख सकते हो 1% इंक्रीज जो फूड इन्फ्लेशन में अगर होता है तो इसके कारण आपका 0.3% से बढ़ोतरी इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटीज में बढ़ जाती है, एंड 0.5% से बढ़ोतरी अंडर न्यूरिशमेंट के केसेस में बढ़ जाती है। स्टेप जो ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, पहली बात तो ये कि नेशनल मिशन ऑन मानसून या फिर नेशनल मानसून मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चला रही है, याद रखना है नेशनल मानसून मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चला रही है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब एक डायनेमिक प्रोटेक्शन सिस्टम हो मानसून के लिए, बिकॉज एज वी नो मानसून इज इटसेल्फ डायनेमिक इन नेचर, इसलिए इसका प्रोटेक्शन टू द टाइम डायनेमिक नेचर का होना चाहिए सो दैट करेक्ट प्रेडिक्टिबिलिटी कर सके। एंड नेक्स्ट इज योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी फॉर एनालाइजिंग द डाटा ऑन वेदर सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड प्रोडिक्शन मॉडलिंग, ये सब है। सो फ्रेंड्स ये डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर केरला एंड तमिलनाडु, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका स्ट्रक डाउन बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो बैन लगाने के लिए एक एक्ट लाया गया था, कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 में संशोधन किया गया था,
लेकिन इस संशोधन को मंजूरी कर्नाटका हाई कोर्ट ने नहीं दी, स्टेटिंग दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो बेसिकली यही न्यूज़ है और इसे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 6, वेयर इज इट। तो आर्टिकल नंबर 6, आज आर्टिकल आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में हमें डिस्कस करना था। इट इज़ ऑल कंसेप्चुअल रिलेटेड concepts. The mechanism, laws and institution and bodies constituted for the protection and the betterment of this vulnerable section. तो देख सकते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है सर्टेन की अमेंडमेंट टू द कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963, जिसके तहत जो भी गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग सट्टेबाजी एक प्रकार से कह सकते हो, उसको बैन करने के लिए लाई गई थी इन द स्टेट, जिसमें आपका ऑनलाइन गैम्बलिंग भी शामिल था। लेकिन अभी ये स्ट्राइक डाउन कर दी गई है और इस लॉ को चैलेंज किया गया था बिकॉज जो गेम ऑफ स्किल्स है उसको कंबाइन कर दिया गया था गेम ऑफ चांस से। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। गेम ऑफ स्किल मतलब क्या होता है कि अगर कोई गेम खेल रहे हैं उसमें हमारी स्किल रिक्वायरमेंट लग रही है और उस स्किल के लिए हमने सीखा है, ट्रेनिंग की है, तो वो सब आपके गेम ऑफ स्किल हो जाते हैं। जैसे चेस हो गया, जैसे आपका कैरम बोर्ड हो गया, जैसे क्रिकेट हो गया, ये सब आपका गेम ऑफ स्किल है। गेम ऑफ चांस तो प्योरली प्रोडिक्शन पर आधारित है, लक पर आधारित है। ठीक है, तो इस लॉ को इसलिए चैलेंज किया गया था बिकॉज गेम ऑफ स्किल को क्लब कर दिया गया था गेम्स ऑफ चांसेस के साथ इन द डेफिनेशन ऑफ गेमिंग। और गेम ऑफ स्किल की बात मैंने आपकी की कि जहां पर जो प्लेयर है अपना पूरा समय इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग में, प्रैक्टिसिंग में, एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग देयर स्किल। एंड जो गेम ऑफ स्किल है वो जाहिर सी बात है गैम्बलिंग के परव्यू के बाहर होंगे बिकॉज गेम ऑफ स्किल इज व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन स्किल एंड गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन, बेस्ड ऑन द लक। एंड गेम ऑफ चांस मैंने आपको बताया इट इज कंसिडर्ड गैम्बलिंग बिकॉज दे डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक लक एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और गैम्बलिंग के कारण आपको ही पता है कि इसके कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है बिकॉज इट इज ए प्रेडिक्टेबल गेम। और प्रेडिक्टेबल गेम में नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई स्किल तो लग नहीं रही, तो इसीलिए। और गैम्बलिंग आपको पता होना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए कर्नाटका या फिर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट लॉ लेकर आती है टू बैन द गैम्बलिंग। और जब हम बात करते हैं ऑनलाइन गेम्स की, तो ये गेम है जो प्ले किए जाते हैं ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, मोस्ट ऑफन ऑन द इंटरनेट। एंड एक डाटा की बात करें तो एज पर द ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इंडिया की जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में यानी कि बाय 2023 लगभग 15,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 2019 सर्वे में ये पता चला है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स भारत में ही रहते हैं। साउथ कोरिया आई थिंक पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आपका इंडिया ही हो चुका है। बताओ, इन सब क्षेत्रों में भारत बड़ा आगे चल रहा है। एंड अगर हम बात करें रीजंस बिहाइंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन गेमर्स, तो क्यों बढ़ रहे हैं? पहली बात तो बेटर एक्सेसिबिलिटी हो गई, स्मार्टफोन सबके हाथ में, चीप डाटा प्राइसेस थैंक्स टू सम डाटा प्रोवाइडर्स, तो इसके कारण एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सोशल स्टिग्मा एंड रेसिस्टेंस जो ऑनलाइन गेमिंग के प्रति पहले हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे फेड अवे होती जा रही हैं। एंड साथ ही साथ जो प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक स्कूल क्लोजर हुआ, एज वेल एज ऑफिसेस, एज वेल एज अदर थिंग्स जो क्लोज हो चुके रहे, तो एक प्रकार से इसके कारण जो एक्सेसिबिलिटी है टू द ऑनलाइन गेमर्स वो बढ़ गई। कंसर्न से ये फिजिकल, सोशल, इमोशनल डैमेजेस तो होती हैं, इम्पेयर्स द स्लीप, एपेटाइट्स, कैरियर्स एज वेल एज सोशल लाइफ एज वेल। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल द 6 आर्टिकल डिस्कस किया विद डिटेल्स। Thank you friend, thank you very much for watching the discussion, and if you liked it then please share, subscribe my channel. Thank you friend, thank you very much.